सावन की मीठी सी बरसात है, सावन से त्योहारों की शुरुआत है। नज़ारा कितना कमाल का लगता है, खुदा की कैसी करामात है। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मेरा बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम दर्शकों का दूरदर्शन के बेहद खास और लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार बिहान में। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि सावन का जो पवित्र महीना है वो प्रारंभ हो चुका है और कल ही बीते सोमवार को हमने बड़े धूमधाम के साथ शिवालयों में शिव भक्तों के माध्यम से हमने देखा कि कितनी श्रद्धा के साथ उन्होंने सोमवारी का पहला जो पर्व है वो मनाया। शिवालयों में हर हर महादेव और शिव भजनों से जो पूरा वातावरण है काफ़ी भक्तिमय हमने देखा। और पूरा सावन का महीना हम यही देखेंगे, यही खूबसूरत नज़ारा हमारे बीच होगा। और सावन का महीना कहा जाता है कि हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखता है, खासतौर पर उन शिव भक्तों के लिए, उन कांवड़ियों के लिए जो नंगे पैर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती है। और मनोकामनाएं पूर्ण होने के तत्पश्चात वो बाबा को साधुवाद देने, धन्यवाद देने पुनः बाबा के दरबार जरूर जाते हैं। और बात की जाए तो कल बारिश की फुहार भी पड़ी, यानी कि मौसम जो है काफ़ी सुहाना देखने को मिला। और आज भी अमूमन वही स्थिति है। आज सुबह सुबह भी बारिश हुई और मौसम आज भी सुहाना बना हुआ है। उम्मीद यही करते हैं कि पूरे सावन इसी सुहाने मौसम में हम अपने दिन बिताएंगे और बाबा भोले को हम याद करते रहेंगे। और कहा जाता है कि प्रकृति का जो मौसम होता है सावन के महीने में काफ़ी ये हरियाली बिखेरता है, अपनी छटा बिखेरता है। और जो लोग प्रकृति के सबसे नज़दीक होते हैं, करीब होते हैं, ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में अगर आप पेड़ पौधे लगाते हैं, चाहे वो अपने छत पे हो, गमले में हो, बगीचे में हो या फिर बालकनी में, वो पेड़ पौधे जल्दी ग्रोथ करते हैं। मतलब कि उनके पीछे आपको ज़्यादा लगना नहीं पड़ता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। इसलिए आपसे अपील रहेगी कि इस सावन के महीने में हरे बड़े जो पेड़ पौधे हैं ज़रूर अपने आसपास लगाएं, जहां भी हो एक पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि हरियाली किससे पसंद नहीं, वो भी सावन के मौसम में। चलिए कार्यक्रम में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के विचार के बारे में। विचार एक ऐसी सोच है जिससे आप न सिर्फ अपने आप को बदलते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। जीवन में जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो कई संघर्ष हमारी मुश्किलों को कहीं ना कहीं आसान भी करते हैं, क्योंकि संघर्षों से हमें पता चलता है कि जीवन कितनी कठिनाइयों से भरा होता है। और हमारे महात्माओं ने कहा है कि संघर्ष में एक से एक मुश्किलें आती हैं, चाहे वो छोटी मुश्किलें हों या फिर बड़ी मुश्किलें। अगर उन मुश्किलों को आप तिनके के समान समझेंगे तो उसे कभी भी आप आसानी से हटा सकते हैं और वहीं पर आपकी जीत भी होगी। ऐसे ही कई विचार हमारे देश के महात्माओं ने दिए, लीजेंड्स ने दिए, चाहे वो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या फिर युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे स्वामी विवेकानंद। उनके विचारों को जब अपने साथ आप रखेंगे तो एक संयम होगा, एक अलग अनुभूति होगी और आप सफलता के साथ साथ एक नेक इंसान भी बनेंगे। देखते हैं आज का अनमोल वचन। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदें आप पर भी पड़ती हैं। महात्मा गांधी। अगर हम बात करें बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जो अक्सर आपदाओं से घिरा हुआ रहता है। मतलब कि कभी भी जो भयंकर आपदा है उसके शिकार हम लोग हो जाते हैं। चाहे वो अगर बाढ़ की अगर बात की जाए तो बाढ़ हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, हमारी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि बाढ़ का संकट ऐसा होता है कि वैसे समय में राज्य का एक आधा से ज़्यादा हिस्सा जो है संकट से पूरी की तरह से घिर जाता है। ठीक उसी तरह सुखाड़ भी हमारे समक्ष एक बड़ी चुनौती होती है। और आकाशीय बिजली जिसकी नुकसान हर बार हम लोग झेलते हैं और भारी संख्या में जान माल की जो नुकसान होता है, जो क्षति होती है वो पहुंचती है। और ऐसे में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जो जिम्मेदारियां हैं वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इसी के साथ साथ जवाबदेही भी बढ़ जाती है। क्या क्या उनके तरफ से अब नई पहल की जा रही है ताकि आपदाओं को अगर रोका नहीं जा सकता तो कैसे हम बेहतर उपाय करके अपने आम आवाम को, बिहार की जनता को बचाया जा सकता है। उन तमाम विषयों से जुड़े अधिक आज हम जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। और ये जानकारी आप तमाम दर्शकों के लिए, किसान भाइयों के लिए, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले महिलाओं के लिए बहुत ही बेहतर होगा, बहुत ही जानकारी लायक होगा। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ाएंगे और उन्हीं प्राधिकरण से जुड़े एक बड़े अधिकारी को हमने अपने कार्यक्रम में निमंत्रण दिया है। आज वो हमारे बीच मौजूद हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे विनय कुमार जी का। आप आप्त सचिव हैं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के। बहुत बहुत स्वागत है विनय जी हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहान में।
विनय जी, कई सारी बातें हैं आपसे करने को लेकर, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को लेकर, लेकिन पहले हम जानेंगे आपके विषय के बारे में। विनय जी, बिलोंग कहाँ से आप करते हैं बिहार में? स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी, बचपन कहाँ बीता, इसके बारे में ज़रूर बताएं। जी, सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम विनय कुमार है और मैं पटना ज़िला से ही बिलोंग करता हूँ। मेरा घर बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ से 8 किलोमीटर पूरब एक गांव है चकजलाल, मैं वहीं मेरा जन्म हुआ और मैं पला बढ़ा वहीं के मिडिल स्कूल से पढ़ाई की अपनी, फिर वहीं बगल के हाई स्कूल से पढ़ाई की। लेकिन उसी दौरान मैं अपने चाचा जी के साथ रहने डाल्टेनगंज चला गया। डाल्टेनगंज में जिला हाई स्कूल से मैंने पढ़ा मैं, लेकिन उसके बाद ट्रांसफ़र उनका हो गया मधुबनी। तो मधुबनी का एक वाटसन हाई स्कूल है, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया 86 में और उसके बाद पटना आया। पटना में कॉमर्स कॉलेज से मैंने इंटर की पढ़ाई की और यहाँ के बाद मैंने ऑल इंडिया कंपटीशन क्वालिफाई किया और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने के लिए मैं इलाहाबाद चला गया। मैं वहाँ से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया, उसके बाद फिर रूरल मैनेजमेंट मैंने किया, फिर 2 साल की और पढ़ाई की। मैं उसके बाद फिर नौकरी में आ गया। 97-98 में मैं नौकरी में आ गया और सबसे पहला बार मुझे वाटर शेड डेवलपमेंट में एक बुंदेलखंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट झांसी में मैंने पहला नौकरी प्राइवेट रूप से मैंने किया और वहाँ 50,000 हेक्टेयर में मैंने डेवलप किया वाटर शेड, क्योंकि वाटर स्कार्सिटी वाले एरिया हैं। बुंदेलखंड का जो रीजन है वो झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, जालौन, ये सब 5 डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ उत्तर प्रदेश के, जहाँ पे मैंने काफ़ी काम किया। जी, तो ये अभी तक का जो आपका सफ़र है वो आपने हमारे साथ साझा किया। काफ़ी रोचक सफ़र आपका रहा होगा, अभी तक रहा है, जो आपने जानकारी दी। विनय जी, अब जानना चाहेंगे, चूँकि प्राधिकरण में आप आपदा सचिव है आपदा विभाग में, आपदा प्रबंधन विभाग में, तो हम ये जानना चाहेंगे अभी कि जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वो कार्यप्रणाली इसकी क्या है और किस तरह के जो कार्यक्रम है वो संचालित किए जा रहे हैं प्राधिकरण के तहत, उसके विषय में ज़रूर बताएं अभी। ज़रूर। प्राधिकरण का गठन एक्चुअली 2006 में हुआ, नवंबर में, 7 नवंबर को ये गठित हुआ 2006 में, लेकिन जब फुल फंक्शनली हुआ 2012 में आके, जब इसके बायलॉज बन गए, इसके चेयरमैन निर्धारित हो गए, मुख्यमंत्री जी इसके चेयरमैन होते हैं, उसमें एक वाइस चेयरमैन होते हैं जो उपाध्यक्ष, जो डेली का रूटीन वर्क के लिए, और सभी कई 7 उसमें माननीय सदस्य का पद है। उस 7 माननीय सदस्य का मतलब उन सदस्यों लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा है और जो उपाध्यक्ष हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है। तो और उसमें एक सरकारी लोग होते हैं जिसमें सेक्रेटरी हैं, अंडर सेक्रेटरी हैं, उसमें विशेष स्पेशल सेक्रेटरी हैं, ये सब अलग अलग पदों हैं। सभी माननीयों के लिए एक आप सचिव का बहाली है जो कि उनका दिन प्रतिदिन का कार्य रूटीन वर्क देखते हैं। और वहाँ पे एक विंग है जो प्रोफेशनल का विंग है, जो प्रोफेशनल हैं, हर एक विषयों के अलग अलग एक्सपर्ट हैं, वो सलाहकार के रूप में वहाँ पदस्थापित हैं और वो अलग अलग विषयों के। बीएसडीएमए का जो कार्यक्रम है, बेसिकली हम लोगों का मेन लोगों को जन जागरूकता फैलाना, आपदा के प्रति बचाव करने के लिए जो भी आयाम हैं उसमें ट्रेनिंग, हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करते हैं, हम लोग कुछ पॉलिसी का निर्धारण करते हैं, कुछ गाइडलाइन बनाते हैं जो कि सरकार से अप्रूवल कराते हैं और उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। हम लोग योजना बनाते हैं, योजना मतलब किसी आपदाओं को कम करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग उस योजना को बनाते हैं। हर एक जिला का हम लोग बनाए हुए हैं जिला आपदा प्रबंधन योजना, और राज्य का बनाते हैं आपदा प्रबंधन योजना। सबको वेबसाइट पे लगाते हैं, उसको अपडेट करते हैं। हमारे पास कई योजना है, जैसे एक बहुत बड़ी योजना चल रही है हमारे यहाँ, मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम, उसको सुरक्षित शनिवार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा एक सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम चल रहा है, सेफ स्विमिंग प्रोग्राम चल रहा है, जो कि हम बच्चों को तैराकी सिखाते हैं कि डूबने की घटना से बचाव हो सके बच्चों की। और तीसरा जो कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग 19 गो MOU किए हैं, 19
MOU किए हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे टीस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी, हम लोग किए हैं UNDP से, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बड़े बड़े एजेंसी हैं। हम लोग किए हैं इसरो के साथ, ताकि ईयरली वार्निंग सिस्टम जो सैटेलाइट से इमेज ले करके अगर कोई जगह तटबंध टूटता है तो कहाँ कहाँ उसका पानी जाएगा, कंटूर क्या होगा, पानी किधर बहाव होगा, कौन कौन गांव उससे फ्लड होंगे, सैटेलाइट से इमेज ले करके हम लोग उसको बना रहे हैं। ईयरली वार्निंग कि हम लोग पहले ही फोरकास्ट कर पाएँ कि अगर यहाँ बांध टूटती है, यहाँ ज़्यादा पानी दबाव का पड़ रहा है तटबंध पे, तो वो फ्लैश कर दे कि इस एरिया में पानी आएगा। तो ये सारे कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। जन जागरूकता का नुक्कड़ नाटक हम लोग करते हैं, जिलों को मदद करते हैं। जो हमारा इसी तरह का प्राधिकरण जैसे हम लोग का राज्य स्तर पे है, जिला स्तर पे जो है उसके DM चेयरमैन होते हैं, जिला पदाधिकारी, तो वो उनको भी हम लोग कि जिला जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसको भी हम लोग डे टू डे मॉनिटरिंग करते हैं। हम लोग फंड भी मुहैया कराते हैं और आपदा प्रबंधन के जितने भी काम हैं वो सारे काम हम लोग स्टेट लेवल से करते हैं जी, फिर तैयारी वगैरह जी। विनय जी, प्राधिकरण की तरफ से बच्चों के लिए, क्योंकि बिहार में आधी आबादी बच्चों की मानी जाती है और बच्चों के साथ अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, पोखड़े में जाते हैं, नहर में जाते हैं, गंगा नदी में जाते हैं, नहाने के क्रम में डूबने से असमय उनकी मृत्यु हो जाती है। परिवार के लिए काफ़ी शोकाकुल माहौल होता है, वो क्षण होता है। तो बिहार में बच्चों को जागरूक करने के लिए विभाग की तरफ से, प्राधिकरण की तरफ से जो सुरक्षित कार्यक्रम एक चलाया जा रहा है, सुरक्षित शनिवार, इस कार्यक्रम के बारे में बताएं, क्या इसकी विशेषता है, कितने बच्चों को इससे जोड़ा जा रहा है? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि एक सुरक्षित शनिवार, ये हमारे मुख्यमंत्री महोदय का एकदम ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमारे चेयरमैन जो हैं उनका ये अब जब शुरुआत हुई थी तो उस समय में लगा था मैं उसका साक्षी हूँ, क्योंकि उस कार्यक्रम का शुरुआत मैंने ही पहली बार किया इसी गांधी मैदान में। 3 जुलाई 2015 की बात है। वो दिन ऐतिहासिक दिन, जिस दिन इस कार्यक्रम का आगाज़ हुआ, इसी गांधी मैदान में हम लोग 10,000 लड़कों को बुला करके और कई आपदाओं के बारे में हम लोग मॉक ड्रिल कराए उनको। भूकंप के बारे में, बाढ़ से कैसे बचेंगे, राफ्ट कैसे बनाएंगे, रेस्क्यू कैसे करना है, सारा बच्चों को 10,000 बच्चों को हम लोग गांधी मैदान में इकट्ठा किए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया, इस कार्यक्रम का आगाज़ किया और उसी दिन एक और निर्धारित की गई कि हम लोग विद्यालय सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 4 जुलाई को मनाएंगे। उसी दिन उन्होंने एक और अनाउंसमेंट किया कि जो जुलाई का महीना है वो हम लोग आपदाओं से बचने के लिए उपाय करेंगे बच्चों के लिए। इसलिए 1 जुलाई से लेकर के और 15 जुलाई तक हम लोग अभी पखवाड़ा मना रहे हैं। आज 15 जुलाई है, आज 15 तारीख को हम लोग पखवाड़ा का समापन करने वाले हैं। आज हम लोगों का पूरा प्रोग्राम चलेगा कि 15 दिन जो हम लोग प्रोग्राम किया, इंटेंसिव प्रोग्राम करते हैं हम लोग पखवाड़ा का। पखवाड़ा मतलब बच्चों को जागरूक करते हैं आपदाओं से बचने के लिए। ये कार्यक्रम बेसिकली इसलिए बनाया गया, हमारे बिहार के रिलेवेंट इसलिए भी है हमारे बिहार के लिए कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि बिहार एक इकलौता राज्य है, अकेला राज्य है जहाँ पे बच्चों की आबादी आधी है। मतलब अगर 13 करोड़ अगर आबादी बिहार की मानी जाए तो उसमें 6.5 करोड़ बच्चे हैं। बच्चे का मतलब 19 साल से कम उम्र के बच्चे, 19 साल से अब इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए, इसी को लक्ष्य बनाते हुए हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा एक गाइडलाइन बना हुआ है। टीचर लोगों को हम लोग प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षक को रखे हुए हैं जो फोकल टीचर नामित किए हैं। वो जो एग्जिस्टिंग टीचर है वहाँ पे उसको अलग से बहाल नहीं किए हैं। जो टीचर हैं विद्यालय में उनको हम लोग राज्य स्तर पे प्रशिक्षण देते हैं। वो प्रत्येक शनिवार के लिए एक कैलेंडर बना हुआ है, उसको कहते हैं वैगन व्हील भी, कि एक कैलेंडर है जिसमें प्रत्येक शनिवार को कौन आपदा के बारे में बच्चों को बताना है वो हम लोग निर्धारित करके रखे हैं। सभी स्कूलों में उसको भेजवाए हैं, टंगा हुआ है, सभी स्कूलों में आपको मिल जाएंगे वो वैगन व्हील टंगा हुआ। उसी के अनुसार फोकल टीचर जो है शुक्रवार के दिन बच्चों को बताते हैं
उसके मॉनिटरिंग के लिए बच्चों को बताते हैं कि कल का ये विषय है। उसमें बाल प्रेरक होते हैं। बाल प्रेरक का मतलब पीयर टू पीयर एजुकेशन का कंसेप्ट हम लोग लाया है कि उसी बच्चों में से बच्चों के द्वारा बच्चों को बताया जाए आपदा के बारे में। तो जो बच्चे बता रहे हैं उनका संवाद कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाता है, उनमें लीडरशिप क्वालिटी बढ़ जाती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने पीयर टू पीयर एजुकेशन बाल प्रेरक का कंसेप्ट रखा है। और फोकल टीचर की जिम्मेवारी है कि उन बच्चों बाल प्रेरक को बता देते हैं। और शनिवार को 1 घंटी टिफ़िन के पहले वाली घंटी, टिफ़िन अभी जो टिफ़िन होता है हाफ टाइम जो स्कूल का, उसका एक पहले 45 मिनट का पूरा बच्चे बाल प्रेरक कक्षों में जाते हैं, अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग वर्ग कक्ष में, और वहाँ बच्चों को आपदा के बारे में बताते हैं। फोकल टीचर को उसका मॉनिटरिंग करते हैं। और इसके लिए ये बनाने के पीछे यही मकसद है कि जो बच्चे हैं, अब मान लिया कि मेरे उम्र का आदमी कोई खड़ा है, तो मेरे उम्र का आदमी में 50 गो लाइबिलिटी मेरे पास, मैं यहाँ ज़रूर बैठा हूँ आपके स्टूडियो में, लेकिन मेरे पास 4 गो दिमाग में बातें चल रही हैं कि अभी यहाँ से मैं जाऊँगा तो क्या करूँगा, मेरा बॉस का फ़ोन आया, मेरे साहब जी का ये काम है, मेरे घर का है, मेरे बच्चे का फीस देना है, फलाना काम, मतलब 50 लाइबिलिटी से हम जूझ रहे हैं, हमें घर भी संभालना है। लेकिन जो बच्चे हैं, जो आधी आबादी है, वो बच्चे खाली हैं, उनका दिमाग खाली है। उनको अभी हम चाह रहे हैं कि वो 5वां क्लास में है, उसको हम एक शनिवार बता दें भूकंप, दूसरा शनिवार बाढ़, तीसरा शनिवार हम उसको शीतलहर से बचने का, चौथा शनिवार सर्पदंश, 5वां शनिवार मंद, इस तरह से जो 17 आपदाएं जो प्रिवेलिंग है हमारे यहाँ, सबसे ज़्यादा 17 प्रकार की आपदाएं बिहार में आती है, सब के बारे में हम लोग सीजनल हिसाब से, अभी बाढ़ का समय है तो बाढ़ के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। भूकंप का हम तो सालों भर का फेनोमेना, तो भूकंप के बारे में सालों भर में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो मतलब हर एक बार के बारे में 3-4 बार शनिवार आ जाता है। वो हम लोग देखे हैं कि क्या कौन सी आपदाओं के बारे में कितना इंटेंसिटी है, मतलब उसकी तीव्रता क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी मन बार आती है, वो कितना डिविस्टेशन, मतलब उससे कितने लोगों को हताहत होता है, उस हिसाब से हम लोग बच्चों को पढ़ा देते हैं। अब सोचिए 5वां क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है वो हर एक शनिवार को पढ़ेगा 52 शनिवार, 1 साल में 52 शनिवार को पढ़ेगा एक आपदा, दूसरा 6ठा में पढ़ेगा, 7वां में 52 शनिवार, 8वां में, 9वां में, 10वां, 11वां, 12वां तक पढ़ेगा। 12 क्लास तक ये कार्यक्रम चल रहा है हमारा सुरक्षित शनिवार। 12 क्लास के बाद वो जब बाहर जाएगा, कॉलेज में जाएगा, तो वो बच्चा जरूर इतना तो तैयार हो जाएगा हमारे पास कि आपदाओं से लड़ने के लिए बोलेगा, ये आपदा तुम आओ तुमको देखेंगे। और ये बात करना एक बच्चे के लिए बड़ा ही, क्योंकि बच्चा एकदम तुरंत सीखेगा। ये जो हम नॉलेज देंगे 10 साल 12 साल, एक ऐसा समय आएगा कि न तो सुरक्षित शनिवार का मतलब कुछ रह जाएगा और न इस कार्यक्रम को चलाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। हमारा एक एक आदमी, जब ये बच्चा बड़ा होगा, इसकी भी शादी होंगे, इसके भी बच्चे होंगे, तो जो उन्होंने नॉलेज लिया है बचपन में, वो नॉलेज ट्रांसफ़र करता जाएगा पीढ़ी पर पीढ़ी। और जो हमारे सरकार की परिकल्पना बेहतरीन पहल ये प्राधिकरण की तरफ से, और वर्तमान में बच्चों को बचाने और उनका भविष्य संवारने की दिशा में ये बेहतरीन कदम है। अब हम जानना चाहेंगे, चूंकि आपदा एक ऐसा संकट होता है जो कहीं भी कभी भी आ सकता है, जैसा कि आपने भी कहा, भूकंप सालों भर की जो समस्या हो रहती है, बाढ़ एक अलग विकराल रूप है, सुखाड़ से भी निपटना होता है, आकाशीय बिजली से भी निपटना होता है, और भी कई तरह के 17 विभागों में, 17 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। तो इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए हमने सुना है कि प्राधिकरण के तरफ से एक बेहतरीन उपाय किए जा रहे हैं। जो आपदा मित्र होंगे 22,000, वो उनकी नियुक्ति होगी, ख़ासतौर पर बिहार के उन ज़िलों में, उन जगहों पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपदा के जो लोग हैं वो शिकार होते हैं। तो बताएं इस प्रबंधन के बारे में, ये क्या योजना है, किसके तरफ से योजना लाई गई है, और क्या इसके फ़ायदे हैं, ग्राउंड पे कब से ये दिखेंगे, क्या टर्म एंड कंडीशन है अगर जो आपदा मित्र आते हैं उनके लिए? जी, ये आपने अच्छा प्रश्न उठाया। ये जो युवा आपदा मित्र का कंसेप्ट आया है, ये एक्चुअली माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक 10 पॉइंट एजेंडा है डिजास्टर मैनेजमेंट का, जिसमें 10 बिंदु हैं। उसी बिंदुओं के अंतर्गत ये युवा आपदा मित्र का जो कंसेप्ट लाया गया कि हम लोग युवा आपदा मित्र तैयार करेंगे, और उसको शुरुआत में हम लोग ऑनरेरियम बेसिस पे उसको, जब भी आपदा आएगी तो हम लोग जिला पदाधिकारी के द्वारा उनको बहाल किया जाएगा और उनको उपयोग किया जाएगा।
बहाल नहीं कह सकते हैं उसको अभी तत्काल, उसको एक प्रशिक्षण दिया जाएगा सर्वप्रथम कि आप आपदा से, हम लोग बिहटा में प्लान कर रहे हैं कि एसडीआरएफ के कैंपस में, जो एसडीआरएफ बिहटा में है पटना में, वहाँ पे हम लोग 22,000 लोगों को ये देने का प्रावधान किया गया है। इसमें एनवाईके के लोग, जो नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर हैं उनको, और जो एनसीसी के जो कैडेट हैं उनको हम लोग सर्वप्रथम प्रायोरिटी देंगे, और जो स्काउट एंड गाइड के लोग हैं, सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर हैं, उन वॉलंटियर को हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे प्रशिक्षण देंगे और उनका उपयोग हम लोग जिलों में करेंगे। और इसका फलाफल ये होगा कि जो ग्रामीण स्तर पे वो वॉलंटियर जब तैयार रहेंगे, तो चूँकि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है, मतलब वहाँ तत्काल कोई ऐसी आपदा आ जाती है, सड़क दुर्घटना हो गई, बाढ़ आ गई, वज्रपात हो गया, ठनका हो गया, शीतलहर हो गया, तो वो आपदा मित्र चूँकि ग्रामीण स्तर पे उपस्थित रहेंगे, तो वो उनको तत्काल सहायता मुहैया करा सकते हैं, उनको बचा सकते हैं, उनकी ज़िंदगी बचा सकते हैं, उसको पीएचसी ले जा सकते हैं, माननीय स्वास्थ्य केंद्र में ले जा सकते हैं, और भी बेहतर इलाज के लिए अगर कोई ज़रूरत है तो उसके लिए भी मदद कर सकते हैं। हमारे तक इन्फॉर्मेशन भी आ सकता है, प्राधिकरण के स्तर तक वो वॉलंटियर मेरे आदमी होंगे, उनसे हमारे तक मैसेज पहुंचेगा, हमें उसका मॉनिटरिंग करना आसान हो जाएगा, वो मेरा आदमी होंगे वहाँ पे। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम है जो आगामी, अभी ये कार्यक्रम यहाँ तक पहुँचा है कि हम लोग उसमें जितने टेंडर वगैरह करने की प्रक्रिया है, जो उसको बैग देना है, जो मशीन देना है, जो इक्विपमेंट उपलब्ध कराना है, वो उनको कैसा कैसा इक्विपमेंट चाहिए, जो उनको किट देना है, हम लोग इमरजेंसी किट बना रहे हैं, वो सब का हम लोग अभी टेंडर किए हैं, वो जल्दी फाइनल में आ जाएगा। हम आशा करते हैं कि महीने 2 महीने के अंदर हम लोग प्रशिक्षण प्रारंभ करें। जी, यानी कि पहले उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद उसको जो ग्राउंड पर है उसे लाया जाएगा ताकि वो बेहतर काम कर सके आपदा प्रबंधन के अंतर्गत। विनय जी, आपका हमने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले योग अभियान दिखाया, योग स्वास्थ्य हमारे सामने एक बड़ी चुनौती होती है। आपका भी जो शेड्यूल है, हैप्टिक शेड्यूल रहता होगा, सरकारी नौकरी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, घर है, परिवार है, वो भी देखना होता है, तो अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि आपका काम ही है मैनेजमेंट करना, तो खुद को मैनेज करना, मतलब कि स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है, खान पान भी पर ध्यान देना है, तो आपकी क्या रूटीन रहते हैं, क्या टाइम टेबल रहता है, ज़रूर बताएं आप। हाँ, ज़रूर, क्योंकि थोड़ा प्रोग्राम हेक्टिक होता था, और शुरुआत में तो जब मैंने पहली बार नौकरी शुरू की थी बिहार में 2001 में मैंने ज्वाइन किया था खगड़िया में, संजोग से उस समय में बाढ़ आ गई, और तो उस समय में तो मुझे पता नहीं चला, मुझे आपदा प्रबंधन का कार्य मिल गया, उसका प्रभारी पदाधिकारी बन गया, और आपदा प्रबंधन के कार्य में बाढ़ आ गई अचानक, खगड़िया का पूरा कलेक्ट्रेट डूब गया, मेरा आवास डूब गया, सब कुछ डूब गया। मैं डीएम साहब के आवास में रहता था और वहीं से ऑपरेशन चलाता था 2001 में, 2 साल में लगातार खगड़े। तो उस समय में तो उम्र भी कम थी, थोड़ा पता नहीं चलता था, लेकिन जैसे जैसे मैं अलग अलग ज़िलों में गया, अलग अलग अनुभव मिले, और जब उम्र के अब 50 साल से ऊपर के पड़ाव में जब पहुंचा, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुआ, क्योंकि पहले जो कोई प्रॉब्लम होता था तो उसको हम लोग इतना भाग दौड़ करते थे कि वो सब मैनेज हो जाता था, उसको मान लेते थे कि एक्सरसाइज ही एक तरह से है। लेकिन अभी जो आया, तो चूँकि ऑफिशियल वर्क है, टाइम है 9 से लेकर के 6 बजे तक बैठना एक ही जगह, थोड़ा डायबिटीज़ का भी थोड़ा ये आया, तो मैंने अभी योग करना शुरू किया है। थोड़ा कुछ दिन पहले से एक साइकिल भी खरीदी है मैंने, साइकिल भी मैं सवेरे सवेरे चलाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि शाम में भी थोड़ा मौका मिले तो साइकिल भी चलाऊँ। तो ये योग भी करता हूँ, आधा घंटा तो ज़रूर मैं योग कर रहा हूँ, एक आध दिन गैप हो जाती है किसी कारण बस, लेकिन मैं सप्ताह में 5 दिन तो जरूर योग कर रहा हूँ। खुद को फिट बनाए रखने के लिए दिनचर्या में आपने शामिल किया है। मैं वजन भी अपना 10 किलो घटाया हूँ, तो ये मेरा योग का परिणाम है। जी बिल्कुल, काफ़ी खुशी हुई कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही गंभीर है, और बेशक हर किसी को रहना चाहिए अपने स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि स्वास्थ्य से सबसे बड़ा धन और कोई नहीं और कुछ भी नहीं। विनय जी, कई सारी आपदाएं हमारे बीच आती रहती हैं। ग्रामीण परिवेश में हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं,
पुरुष होते हैं या फिर हमारे किसान भाई आकाशीय बिजली के बहुत शिकार होते हैं, जान माल की क्षति पहुंचती है और असमय मृत्यु होती है। हालांकि सरकार की तरफ से समय समय पर राहत राशि भी उनकी तरफ से ऐलान किया जाता है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है कि कैसे इसे रोका जाए। मतलब कि विभाग, प्राधिकरण इसे रोका तो नहीं जा सकता, रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ कैसे जानमाल की क्षति होने से बचाया जाए, कैसे किसान भाइयों को बचाया जाए आकाशीय बिजली से, ठनका गिरने से, उस दिशा में प्राधिकरण क्या नई पहल करने जा रहा है, कुछ नई योजनाएं हैं तो जरूर चाहेंगे इसके बारे में बताएं। ये आकाशीय बिजली एक बड़ी दुर्घटना है। ये घटना आकाशीय बिजली, थोड़ी सी समझ की भी ज़रूरत है। आकाशीय बिजली से कोई नहीं मर सकता, बशर्ते कि लोग थोड़ा सा सावधानी रखें। तो क्योंकि आकाशीय बिजली जब किसी पे गिर जाती है तो इतना 10,000 वोल्ट एम्पियर, उसका एक टुकड़ा 10,000 वोल्ट एम्पियर का करंट प्रवाहित करता है। हमारे शरीर में अगर 10,000, क्योंकि घर वाला जो डोमेस्टिक हमारे यहाँ सप्लाई है इलेक्ट्रिक की, वो 220 वोल्ट एम्पियर है। और वो जो है एक आयन, निगेटिव आयन जो होता है आकाश में, जब ये क्यों होता है, जब मैं थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं कि ये बिजली गिरती कैसे है, ये इसके कारण क्या हैं। मतलब बिजली से आप बच सकते हैं आसानी से अगर इसके पूरे थ्योरी को समझ जाया जाए। आपदा प्रबंधन में ऐसे जनरली प्रबंधन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई फिजिक्स नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें छोटे छोटे उपाय हैं जिससे आप आराम से, अगर जानकारी है आपके पास, इसका मतलब हुआ कि जानकारी ही इसमें बचाव है। जानकारी होना लोगों को बहुत ज़रूरी है। जैसे मिथाइल आइसोसाइनाइड ये भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ था, तो उसमें काफ़ी लोग मर गए थे। फैक्ट्री के बाहर काफ़ी लोग मर गए। 1984 में हुआ था 2 दिसंबर को, और उसमें सिर्फ फैक्ट्री के अंदर के लोगों को इसलिए बच गए कि उनको छोटी सी जानकारी थी कि कोई रुमाल लेते हैं, कोई कपड़ा लेते हैं और उसको भिंगा करके नाक पर रख लेते हैं, बैठ जाते हैं। इसी तरह आकाशीय बिजली से भी आप आराम से बच सकते हैं कि खुले आसमान में नहीं रहना है आपको, क्योंकि वो निगेटिव आयन आता है और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण निगेटिव आयन जब आसमान से नीचे की ओर, ज़मीन की ओर आता है तो पॉजिटिव की तलाश में आता है। अगर जो भी आदमी उसको पॉजिटिव आयन के रूप में मिल गया, सबसे पहले उस पर वो 4 किलोमीटर का डेविएशन होने के बाद वो बिजली उस आदमी पर गिर जाता है। उसका सॉफ्ट पहलू क्या है कि वो किसको टारगेट करता है। अगर हम एक छत के नीचे हैं तो हमें टारगेट नहीं करेगा। एक छत के नीचे 200 आदमी खड़ा है, उसको टारगेट नहीं करेगा वो बिजली। लेकिन उसी के बगल में, ठीक बगल में एक धान का खेत है, उसमें पानी है, उसमें खाद छींट रहा है एक किसान है जो नंगे पांव है, जो एक धान रोप रही है, एक महिला जो धान रोप रही है, नंगे पांव है, पानी के अंदर है, उसको वो सॉफ्ट टारगेट बना लेगा। 200 आदमी पॉजिटिव आयन जितना प्रोड्यूस नहीं कर रहा है उतना ये केला वो खुले आसमान के नीचे कर रहा है। इसमें लोग जनरली, अभी कुछ दिन पहले एक कांड हो गई सीतामढ़ी में, जिसमें एक पीपल के पेड़ के नीचे लोग भाग के चले आए, जिसमें पीपल के पेड़, जो पेड़ बड़े पेड़ जो होते हैं उसके नीचे कभी नहीं जाना है, क्योंकि उसको सांप को टारगेट बनाता है। आप गांव परिवेश में देखे होंगे कि तार के पेड़ पे अगर रात में बिजली चमकती है तो तार के पेड़ पर गिर जाती है। अब इसके लिए हम लोग प्राधिकरण की ओर से अभी सभी जिलों में हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक आयोजित किया है। एक रथ यात्रा निकाला है, जागरूकता रथ उसको जिसको कहा जाता है। सारे जिले में, सारे पंचायत में हम लोगों के पास डाटा है कि किस गांव में किस एज ग्रुप के कितने लोग हताहत हुए हैं। ये डाटा हम सब लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं कि जैसे गया जिला हमारे यहाँ सबसे वल्नरेबल है, गया, औरंगाबाद, ये जिलों में सबसे ज़्यादा लोग वज्रपात से मरे हैं, सबसे ज़्यादा ठनका वहाँ गिरी है, सबसे ज़्यादा। ये 2015 में बिहार सरकार, आपको एक जान के आश्चर्य होगी कि ये बिहार सरकार का इतना संवेदनशील था कि आप वज्रपात में पहले लोगों को अनुग्रह अनुदान नहीं दिया जाने का प्रावधान था। ये 2015 में क्या हुआ कि 2015 में धमदाहा एक ब्लॉक है पूर्णिया जिला में, वहाँ पे 56 लोगों की मौत हो गई 24 घंटा के अंदर। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बड़ा संवेदनशील हैं आपदाओं के प्रति। उन्होंने बोला कि इतने लोगों की मौत हो गई तो बिहार पहला राज्य है जो वज्रपात को, ठनका को, बिजली गिरना को हम लोग आपदा की श्रेणी में ले आए। और बिहार सरकार आज तक मदद करती है, अपनी ओर से अनुग्रह अनुदान उन लोगों को देती है। ये 5 ऐसी आपदाएं हैं जिसको बिहार सरकार अपने तरफ से अनाउंस की है, उसमें वज्रपात एक है।
आपसे हम ये जानेंगे, क्योंकि एक जो इंसान होता है जब वो एक शख्सियत बनता है या फिर बहुत ही ऊंचाइयों तक चला जाता है, तो वो ये नहीं भूलता कि वो किस ज़मीन से ऊपर गया है। बचपन की यादें हमेशा तरोताज़ा होती है, अपने दिलों के हमेशा नज़दीक होती हैं। हमारा सवाल ये आपसे रहेगा कि बचपन के किस तरह की यादें आपके अंदर जो है अपने दिल के अंदर वो संजोए रखे हुए हैं। कुछ अगर संस्मरण हो खूबसूरत तो ज़रूर चाहेंगे साझा करें उसको। जी, बचपन मेरा ठीक ठाक गुजरा, गांव परिवेश में रहा। मैंने खेती भी किया, पिताजी के खेती के कार्यों में भी मैंने मदद किया, पढ़ाई भी किया। लेकिन जो लोग कहते हैं कि बहुत स्ट्रगल हुआ, बहुत बचपन में कई लोग स्ट्रगल किए, मैं उतना अभी तक स्ट्रगल नहीं किया, अभी तक नहीं किया हूँ। और बचपन में तो कुछ खेल कूद ये वो सब परेशानी, लेकिन मैं जब पढ़ाई लिखाई कर रहा था तो तभी से थोड़ा गंभीर था कि मुझे पढ़ना ही है, पढ़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। मेरे पिताजी हमेशा कह रहते थे कि मैं 87, 86, 90 के दौर में, तो पिताजी अधिकांशतः बोलते थे तुम्हें इंजीनियर बनना है, बाहर जाके पढ़ना है, बिहार में नहीं पढ़ना है क्योंकि यहाँ अच्छे इंस्टीट्यूशन नहीं हैं, कॉलेज नहीं है। तो मैं उनके बातों को अमल किया और पिताजी के संस्कारों की बदौलत मैं आज हूँ यहाँ पे। अब बचपन में कुछ ऐसी बातें तो ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन आपको एक बड़ा नौकरी ज्वाइन करने के बाद मेरी एक 2007 का मैं एक वाक़या आपको सुना देता हूँ जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, बहुत आज तक मैं नहीं भूल पाता हूँ। वो बेगूसराय में, वो 3 अगस्त 2007 की कहानी है कि उस समय मैं बेगूसराय में मेरी पोस्टिंग थी और मैं वहाँ आपदा प्रभारी था, विभाग आपदा प्रबंधन का। और अचानक रात में बाढ़ आ गई। एक बसही एक गांव है चेरिया बरियारपुर ब्लॉक में, वहाँ बाढ़ आ गई। मुझे रात में 1:30 बजे सूचना मिली कि वो तटबंध टूट गया है जिससे 200 घर बास आउट हो गए। तो रात में ही मैं और डीएम साहब, जो वहाँ पे तत्कालीन डीएम जिला पदाधिकारी थे, संजीव हंस उनका नाम है, वो मेरे जिला पदाधिकारी थे। दोनों लोग गाड़ी से रात में ही पहुँचे, सवेरे होते होते मैंने पानी आते देखा। हम दोनों खड़े थे और हमारे पैरों के पास से बड़े बड़े अजगर सांप और गेहूमन सांप और बड़े बड़े जहरीले सांप सब क्रॉस कर रहे थे। और मैंने देखा ये नज़ारा कि पानी आ रहा था। मैं, एक घर बचा हुआ था जिस पे लगभग 50 लोग इकट्ठा थे, उसको बचाने का, क्योंकि एनडीआरएफ न एसडीआरएफ, एनडीआरएफ का गठन ही 2010 में हुआ। तो डीएम साहब हम कहे कि ये नाव से नहीं निकलेगा, कोई गांव का आदमी नहीं निकाल सकता इसको, नाविक कोई नहीं निकाल सकता इसको। एक ही उपाय है सर कि हम लोग हेलीकॉप्टर निकाल सकता। और बिहार में आपको जान के आश्चर्य होगा, मैंने रात में, जो मुख्य सचिव थे उस समय में AK सिन्हा, उनको मैंने फ़ोन किया और उन्होंने इलाहाबाद से मनोज कुमार श्रीवास्तव, जो कोरोना के दौरान उनकी मौत हो गई, दिवंगत मनोज कुमार श्रीवास्तव सर उस समय में आप कमिश्नर थे, राहत आयुक्त थे हमारे यहाँ, उनको फ़ोन किया। इलाहाबाद से आई हेलीकॉप्टर और पहली बार बिहार में, पहली अब तक की अंतिम बार, पहली बार वहाँ पे हम लोग 50 जान हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू कर पाए। सब लोगों को मैंने उस छत से, वो थोड़े देर के बाद जैसे ही रेस्क्यू करके हटाया कि वो मकान भी वाश आउट हो गए। लेकिन वहाँ उस समय में 200 लाश भी, एक कांवर झील है उसके सामने, आत्मा रो पड़ी कि मेरे सामने मैं लोगों को बचा नहीं पाया। 250 लोगों की जान मैं बचा पाई तो फलीभूत हो गया, थोड़ा सा दिल को धांसना। वो मेरी ज़िंदगी का पहला, क्योंकि मैं हेलीकॉप्टर से उतरा नीचे, क्योंकि जब नीचे हेलीकॉप्टर खड़ा होती थी तो हेलीकॉप्टर का एक कुर्सी गिराते थे नीचे। जी तो बिल्कुल। और ये समय बहुत ही विषम परिस्थितियां होती हैं, और ये कार्य क्षेत्र से जुड़ा आपका जो अनुभव है वाकई में मुझे नहीं लगता कि आप इसे कभी भूल पाएंगे। तो विनय जी, हम जानना चाहेंगे आपदा प्राधिकरण की तरफ से कोई ऐसा ऐप भी जनरेट किया गया है जिसके माध्यम से समय समय पर लोगों को आपदा से जुड़े जो जानकारियाँ है वो उपलब्ध हो सके, उसके बारे में जरूर। अभी तो एक ऐप हम लोग बनाए थे, जो विभाग बनाया है, कई सालों से बनाया है, जो इंद्रब्रज उसका नाम है। गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करके वो आधा घंटा पहले सूचना दे देती है और लोगों को वज्रपात से बचने के लिए है।
आधा घंटा 20 किलोमीटर के रेडियस में अगर हैं, अगर गिरने वाली है तो वो दूसरा एक जो बड़ा ज़बरदस्त इक्विपमेंट हम लोग बना रहे हैं, अभी IIT पटना के साथ MOU हुआ है, और वो उसका नाम है, एक पेंडेंट है, नित, तीव्र और शक्तिशाली करके, नीतीश पेंडेंट उसका नाम है, नीतीश जी के नाम से, संजोग से उन नीतीश जी के नाम से है, लेकिन उसका एब्रीविएशन कुछ अलग अलग है। तो वो पेंडेंट हम लोग अभी ट्रायल स्टेज में है, उसका प्रोटोटाइप बन गया है, उसका उद्घाटन भी हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से उसका उद्घाटन हो गया है। वो हम लोग किसान भाइयों को देंगे जो कि खेतों में काम करते हैं। वो एक गले में या हाथ में, गले में लॉकेट की तरह लटका के रखेंगे। वो 3 तरह से अलार्म करेगा कि लोगों को वाइब्रेट होगा, उसमें बीप बजेगा माने साउंड होगी, और तीसरा एक लाइट जलेगा। और उसकी ब्यूटी ये है कि वो इलेक्ट्रिक से उसको चार्ज नहीं होना है, वो बॉडी थर्म से माने बॉडी के उष्मा से, बॉडी के टेम्परेचर से, गर्म ये तापमान से, बॉडी के टेम्परेचर, शरीर के तापमान से वो चार्ज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग शरीर के साथ सटा रहेगा। और जल्दी हम लोग अगले 2 महीना में अंदाज़ा करते हैं कि मास प्रोडक्शन का काम होना शुरू हो जाएगा और हमारे किसान भाइयों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द ये इक्विपमेंट्स किसानों के बीच हो, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन पहल है प्राधिकरण के तरफ से। विनय जी, हम जरूर चाहेंगे कि DD बिहार के माध्यम से, बिहार बिहान हमारे कार्यक्रम के माध्यम से क्या मैसेज आप देना चाहेंगे बिहार के दर्शकों को, DD बिहार के दर्शकों को? बिहार के लोगों को मैं, क्योंकि हम लोग 17 प्रकार की आपदाओं से घिरे हुए हैं, पूरा बिहार आपको बाढ़ भी दिखाई दे रहा होगा, आपको भूकंप भी दिखाई दे रहा होगा। भूकंप अभी 2015 में जब आ रहा था भूकंप, तो वो भी देख रहा। तो आप लोगों को जितनी भी प्रकार की, जो इस 17 प्रकार की आपदाओं हैं, उसके बारे में आप लोग को अगर देखना है, यूट्यूब देखते होंगे आप लोग, सब लोग, हम लोग गांव देहात में बच्चा, युवा, बच्चा सब लोग देखता होगा। अगर किसी को देखना भी है तो मैं थोड़ा टाइम निकाल करके, अगर यूट्यूब देखना भी चाहते हैं तो मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया हूँ। कोई सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कई सभी आपदाओं को, 17 प्रकार की आपदाओं के लिए एक वीडियो बनाया हूँ। उसमें सिर्फ जानकारी आपके लिए है, बच्चों के लिए है, सबके लिए है। उसको देखिए और सजग रहिए। सजग रहना हमारा सबसे बड़ा जानकारी, जितना से जितना छोटी छोटी जानकारी अगर इकट्ठा चाहते हैं कि भूकंप में हम कैसे बचेंगे। विनय जी, आपने जिस माध्यम से बताया कि उस यूट्यूब को खोलकर हम सर्च करेंगे, तो क्या सर्च में नाम क्या उसमें लिखना पड़ेगा? उसमें लिखना है विनय कुमार और सेफ सैटरडे लिखना है। ये विनय कुमार, बी फॉर बॉम्बे के विनय देना है, विनय लिखना है, सेफ सैटरडे, तो मेरा ही चित्र आएगा उसमें। वो चूँकि सरकार के द्वारा बनाया गया था, लेकिन वो YouTube पर उन लोग अपलोड नहीं कर पाए। तो चूँकि वो पूरा डायरेक्ट मेरे द्वारा की गई थी, शूटिंग की गई थी, सारा कंसेप्ट तैयार किया गया था मेरे द्वारा, तो मेरा मेहनत उसमें लगा हुआ था। तो हम सोचे कि फाइलों में ये धूल न फाके, इससे लोग, वो आज भी वो पूरा दूरदर्शन से, वो चैनल दूरदर्शन DD बिहार चैनल, इसलिए उसने आपको उस चीज़ को आपने अपने पेज पर क्रिएट किया और लोगों के लिए आपने खोल दिया। उम्मीद करते हैं, एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, विनय कुमार सेफ सैटरडे के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, उसमें आपदाओं से जुड़ी जो भी जानकारियाँ हैं वो आपके समक्ष होंगी। इसका मकसद, उद्देश्य एक ही है कि आपदाओं से आपकी रक्षा करना, आपके परिवार की रक्षा करना। विनय कुमार जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ, कई पहल जो सरकार की तरफ से, प्राधिकरण की तरफ से की जा रही है, उसको आपने साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनय कुमार जी। तो दर्शकों, आज का हमारा यह कार्यक्रम बिहार बिहान कैसा लगा, खत और ईमेल के जरिए अपना अनुभव और अपना फीडबैक देना ना भूलें, और इसके लिए उठाएं कागज़ कलम, लिखे हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8000001। हमारा ईमेल ID डायरेक्टर ddkpatna@gmail.com। तो आपदा का वक्त है, ऐसे में चाहे वो ग्रामीण परिवेश हो या फिर शहरी परिवेश, अपने आप को हमेशा सुरक्षित रखें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।